ओके बेटा, लास्ट टाइम हमने इंट्रोडक्शन कुछ स्टार्ट किया था और मैंने आपको उसके अंदर मैकेनिज्म डिस्कस किया था आपके साथ और ट्रांजैक्शन साइकिल पे हमने बात की थी, राइट? थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं क्विक, उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जब कभी हम बैंक की बात करेंगे तो हमारे पास कुछ डिफरेंट सिस्टम्स हैं जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं बैंकिंग सिस्टम के अंदर। तीन डिफरेंट नाम मैंने आपको बताया था, कन्वेंशनल, कमर्शियल और सेंट्रल। कन्वेंशनल, इस्लामिक और सेंट्रल तीन सिस्टम बेसिकली काम कर रहे हैं, जिसके अंदर अगर हम बात करते हैं सेंट्रल बैंक की, तो सेंट्रल बैंक सारे कमर्शियल बैंक्स को कंट्रोल करता है, whereas कमर्शियल बैंक्स के अंदर दोनों कन्वेंशनल और इस्लामिक बैंक्स आते हैं। आपके कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जब कभी हम बात करेंगे कमर्शियल बैंक की, तो समझ जाइएगा कि हम कन्वेंशनल बैंक को डिस्कस कर रहे हैं। कन्वेंशनल बैंक कौन सा बैंक होता है? जो बैंक इंटरेस्ट बेस्ड होता है, इंटरेस्ट ओरिएंटेड होता है, जो इंटरेस्ट पे काम करता है। और इस्लामिक बैंक जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस बेसिस के ऊपर काम करता है। अब अगर हम मैकेनिज्म की बात करें तो बैंक एक फाइनेंशियल इंटरमीडियरी है जो डिपॉजिटर से पैसा लेता है, बोरोवर को प्रोवाइड कर देता है, बोरोवर से इंटरेस्ट कलेक्ट करता है और डिपॉजिटर को प्रोवाइड कर देता है। बोरोवर से जो इंटरेस्ट चार्ज करता है वो हायर होता है, जो डिपॉजिटर को देता है वो लोअर होता है। इसी तरह हमने इसको ट्रांजैक्शन साइकिल में डिस्कस किया था कि डिपॉजिट्स इन्वेस्टमेंट जनरेट करते हैं, इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट जनरेट करता है। फाइनली वो इंटरेस्ट और ओरिजिनल अमाउंट दोनों डिपॉजिटर को रिटर्न कर दिया जाता है। फिर हमने बैंक, डिपॉजिटर और बोरोवर की डेफिनेशन डिस्कस की थी। यहाँ तक अगर किसी को कोई क्वेश्चन है लास्ट क्लास से रिलेटेड तो बिल्कुल पूछ सकता है पहले, उसके बाद फिर मैं यहीं से बात कंटिन्यू करूंगा। जी बेटा, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन feel free to ask, I'll then continue. Yes बेटा, जो सवाल है तो पूछ लीजिए बेटा। अच्छा, हम्माद आरिफ ने एक सवाल किया है कि सर केवाईसी के बारे में बता दीजिए। देखिए, केवाईसी के बारे में मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था। केवाईसी का मतलब होता है नो योर कस्टमर। ना नो योर कस्टमर का के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, जिसमें से दो तीन मेजर एस्पेक्ट्स मैं डिस्कस करता हूँ। एक तो एस्पेक्ट ये है कि आपका जो कस्टमर आया है आपके पास, डेफिनेटली वो आपके पास अकाउंट खुलवाने आया है, वो अकाउंट खुलवाएगा तो उसमें पैसे जमा करवाएगा। वो पैसे उसके पास कहां से आएंगे? दैट्स द बिग क्वेश्चन। उसका आंसर मिलना चाहिए बैंकर को सबसे पहले। फिर उसके बाद केवाईसी में जो आपका बैंकर है उसको ये एनालाइज करना है कि जो कस्टमर आया है उसके लिए कौन सा अकाउंट मोस्ट सूटेबल होगा, और फिर उसको उसी अकाउंट के बारे में डिटेल प्रोवाइड करना और उसी अकाउंट को सजेस्ट करना। ये भी केवाईसी का एक हिस्सा है। तीसरे नंबर पे जो केवाईसी में बातें की जाती हैं वो उस कस्टमर की सारी डिटेल को कलेक्ट करना, पर्सनल डिटेल कलेक्ट करना, ऑफिशियल डिटेल्स कलेक्ट करना। फॉर एग्जांपल, इफ यू आर अ स्टूडेंट, बैंक will ask you regarding your class, regarding your
student card, regarding your CNIC. If you're a household, bank will ask your utility bill. If you're a salaried person, bank will ask that letter from your organization. If you're a business person, bank will ask the letterheads, NTN number. तो ये वो सारी डिटेल होती है बेटा जो KYC के अंदर डिमांड की जाती है। और फिर उसका एक नेक्स्ट स्टेप भी है जिसको CDD कहते हैं, वो भी आगे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ओके जी, अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से। बैंक डिपॉजिट और बोरोवर की डेफिनेशन मैंने आपके साथ डिस्कस की थी। अब कुछ वो जनरलाइज पॉइंट्स डिस्कस करते हैं, वो बेसिक पॉइंट्स डिस्कस करते हैं जो बैंकिंग से रिलेटेड है और जो खास करके प्रैक्टिकल बैंकिंग से रिलेटेड है। शुरू की 1-2 क्लासेस के अंदर मैं उन पॉइंट्स को, उन कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करता हूं जिनका खास करके ताल्लुक प्रैक्टिकल बैंकिंग से होता है, और उसके बाद फिर मैं फॉर्मल कोर्स स्टार्ट करता हूं। उससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मेरा आपसे एक सवाल होगा। क्या आपने कभी ऑनलाइन बैंकिंग और ई बैंकिंग के बारे में सुना है? मैं चैट में लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ऑनलाइन बैंकिंग, ई बैंकिंग। अगर आप में से किसी को ऑनलाइन और ई बैंकिंग के बारे में कुछ जरा सा भी पता है, वो शेयर कीजिए हमारे साथ। पहला सवाल तो ये क्रिएट होता है, क्या ऑनलाइन बैंकिंग और ई बैंकिंग एक ही कॉन्सेप्ट के दो डिफरेंट नाम हैं, या ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं? यस बेटा, ये ऑनलाइन बैंकिंग और ई बैंकिंग क्या एक ही चीज है? अच्छा, आप डायरेक्ट मैसेज के बजाय पब्लिक मैसेज कीजिए ताकि सबको आपका मैसेज पढ़ने में आसानी हो। हसन ने मैसेज किया है, इजी पैसा के जैसे ही ऑनलाइन अकाउंट एक्सेस देता है बैंक। अच्छा सर, ई बैंकिंग कॉमर्स की ट्रांजैक्शन में आएगी? सर, ऑनलाइन बैंकिंग में वही होता है ना जिसमें घर बैठे मनी ट्रांसफर हो जाता है, यूटिलिटी बिल्स घर बैठ के पे कर सकते हैं। सर, ई बैंकिंग कॉमर्स की ट्रांजैक्शन में आएगी। और बताएं बेटा, शाबाश, कोशिश करें। यस सर, जैसे ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू बिल पेमेंट्स की जाती है। ओके, और बताइए बेटा, शाबाश। अच्छी बात है, अच्छी कोशिश कर रहे हैं आप। इतने सारे लोग ऑनलाइन है और सिर्फ इतने से जवाब। Online banking allows a user to conduct financial transaction via internet. Okay, ठीक हो गया। और कोई? जी बेटा, और कोई कोशिश कीजिए, शाबाश। अनफॉर्चुनेटली ज्यादातर लोगों ने जो आंसर दिया है, आई एम सॉरी टू से, लेकिन वो करेक्ट नहीं है। और ये एक मिसकंसेप्शन है जो नॉर्मली हमारे यहाँ पाया जाता है। अब आप, अच्छा, एक और जवाब आया, सर ऑनलाइन बैंकिंग और ई बैंकिंग डिफरेंट है बिकॉज ऑनलाइन रिक्वायर्स इंटरनेट, ई बैंकिंग विदाउट। ओके, अच्छा ठीक है, ये भी एक डिफरेंट एस्पेक्ट है। अब जरा गौर से सुनिएगा, ई का क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रॉनिक। ई बैंकिंग का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग।
अच्छा, एक और जवाब आया है, A method of banking in which the customer conduct transaction electronically by internet। अच्छा जी, ठीक है जी, ये तो ऊपर भी आया था गालिबा। अच्छा जी, ठीक है, सही है, मान लिया। अब जरा गौर से सुनिए कि ये है क्या। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक। तो सर ऑनलाइन का क्या मतलब होता है? तो इस वक्त सारे हम ऑनलाइन है, तो कहते हैं ना भाई ऑनलाइन आ जाओ। यार आज सर ऑनलाइन नहीं है। अभी कितने बच्चे आज ऑनलाइन है? नॉर्मली हम ये भी सुनते हैं। अब करें क्या सर? भाई कुछ ना करें, गौर से सुने। मैं आपको दो डिफरेंट केसेस डिस्कस करता हूँ आपके साथ, दो डिफरेंट सिनेरियोज आपके सामने रखता हूँ। इस वक्त मेरे पास मेरे उल्टे हाथ पे एक अदद गैस का बिल मौजूद है जो मुझे पे करना है। या तो इस वक्त मेरे पास बैंक जाने का टाइम है और ना मेरे पास सफिशिएंट कैश अवेलेबल है, हार्ड कैश। तो मैं क्या करूंगा, अपना कोई गैजेट ऑन करूंगा, मोबाइल या लैपटॉप ऑन करूंगा, मेरा बैंक अकाउंट मौजूद है, यूजर आईडी पासवर्ड एंटर करने के बाद, ओटीपी एंटर करने के बाद मैं वो बिल घर बैठे पे कर दूंगा। मुझे अपना अकाउंट बैलेंस चेक करना है तो मैं घर बैठे चेक कर लूंगा। मुझे अपनी रीसेंट ट्रांजैक्शंस की हिस्ट्री पता करनी है कि भाई रिसेंटली मैंने कितने पैसे जमा कराए थे और कितने विड्रॉ कराए, वो भी मैं देख लूंगा यहाँ से। मुझे किसी को पैसे ट्रांसफर करने हैं तो वो भी मैं कर सकता हूँ। मुझे मोबाइल टॉपअप करना है, मैं वो भी कर सकता हूँ। इंश्योरेंस की पेमेंट करनी है, वो भी कर सकता हूँ। ये हो गया एक साइड, एक पूरी साइड। अब ये क्या है ये मैं अभी बता नहीं रहा, ये ऑनलाइन है या ई बैंकिंग है। अब आते हैं केस नंबर 2 की जानब। इस वक्त एक साहब अपने ऑफिस में बैठे हैं, सुबह के 9:04 हो रहे हैं और उनको कुछ कैश विड्रॉ करवाना है अपने अकाउंट से जो उन्हें अपने एक सप्लायर को पे करना है। सप्लायर कौन होता है? जिससे आप गुड्स खरीदते हो। लाज़मी बात है, अगर आप इफ यू आर अ ट्रेडर डेफिनेटली यू परचेजेस सम गुड्स फ्रॉम सप्लायर एंड देन सेल्स इट टू कस्टमर। यही होता है ना ट्रेडिंग में। आपने आईटी भी पढ़ा है पिछले सेमेस्टर के अंदर। अब आप कुछ खरीदते हो किसी होलसेलर से या किसी मैन्युफैक्चरर से, तो डेफिनेटली यू हैव टू पे। उसने आपसे कहा है कि भाई कैश की पेमेंट चाहिए 12 लाख रुपए। आपने कहा ठीक है ले जाइएगा, 11 बजे तक आ जाए या 10 बजे तक आ जाए, पेमेंट ले जाए। उसने कहा नहीं जी सर, मुझे तो पेमेंट 9:30 तक चाहिए। इस वक्त 9:05 हो गए। अब आपका ऑफिस फॉर एग्जाम्पल कहाँ पे है? शारा फसल पर है। लेकिन आपका जो बैंक अकाउंट है उसकी जो ब्रांच है वो फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट गुलिस्तान जौहर में है। मैं पहले आप वहाँ आपका ऑफिस होता था तो आपने वहाँ अकाउंट खुलवाया था, तो आपकी ब्रांच वहाँ पर है और आप इस वक्त शारा फसल पर मौजूद है। अब शारा फसल से आप गुलिस्तान जौहर जाएंगे फॉर एग्जाम्पल, वहां से 12 लाख रुपए लेकर आएंगे, फिर शारा फसल आएंगे और इस वक्त लाजिम बात है कि ऑफिस में आपको कुछ पेंडिंग काम भी करने हैं और 9:30 बजे वो आ जाएगा पेमेंट लेने के लिए। आपके पास सफिशिएंट टाइम नहीं है। आप जहाँ जाएंगे वहां से पेमेंट लेकर आएंगे, पहले काम निपटाएंगे, कम से कम रात सुबह के 11 बजेंगे, इसमें उसको 9:30 बजे पेमेंट चाहिए। अब आप पहले जौहर जाएंगे, इतने किलोमीटर चला के वहां से 12 लाख रुपए विड्रॉ करवाएंगे और फिर विड्रॉ करा के लेकर आएंगे अपने ऑफिस में और फिर उसको पे करेंगे। तो बजाय इसके कि आप इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, इतना ट्रेवल भी करें, इतना रिस्क भी बेयर करें, इतने ट्रेवल का, लाजिम बात है कि पैसे लेकर आना, हार्ड कैश लेकर आना एक सिक्योरिटी थ्रेट भी है। तो आप अपने ऑफिस से बाहर निकले शारा फैसल से और आपने रोड पे नजर दौड़ाई, आपने सीधे हाथ पे देखा, फिर आपने उल्टे हाथ पे देखा। जब आपने उल्टे हाथ पे देखा तो आपके ऑफिस से चंद कदम के फासले पे आपके बैंक की एक ब्रांच मौजूद है। लेट्स से आपका यूबीएल में अकाउंट है, यूबीएल के जौहर ब्रांच में आपका अकाउंट है, क्योंकि आप जौहर ब्रांच में आपने विजिट करके अकाउंट खुलवाया था।
शराय फैसल पे चंद कदम के फासले पर उल्टे हाथ में यूपीएल की एक ब्रांच मौजूद है। बजाय इसके कि आप अपनी उस ब्रांच में जाएं जहां आपने अकाउंट खुलवाया है, आप चले गए उस ब्रांच में जो आपके दफ्तर के पास है। वहां जाके आपने चेक प्रेजेंट किया, बैंकर ने आपको इमीडिएटली 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर, अगर वो रश नहीं है तो, पेमेंट कर दी। आप वो लेके फौरन ऑफिस में आ गए। 9:30 बजे आपका सप्लायर आया, आपने उसको कैश हैंड ओवर किया, पैसा खत्म हो गया। अब ये 2 डिफरेंट सिनेरियोज मैंने आपके सामने डिस्कस किए। एक तो मैं घर बैठ के मैंने बिल भी पे कर दिया, बैलेंस भी देख लिया, ट्रांजैक्शन की इंक्वायरी भी कर ली, उसके अलावा मोबाइल टॉपअप भी कर लिया, किसी को पैसे ट्रांसफर करने थे वो भी कर दिए। दूसरा, मेरा अकाउंट किसी और ब्रांच में था, मैं किसी और ब्रांच से विड्रॉ करवा रहा हूँ पैसे। ये 2 अलग अलग सिनेरियोज हैं। अच्छा, यहाँ मैंने आपसे ये कहा सेकंड सिनेरियो में कि मैं पैसे विड्रॉ करवा रहा हूँ, मैं पैसे डिपॉजिट भी करवा सकता हूँ। भाई मेरे पास कैश आ गया, बजाय इसके कि मैं जौहर जाऊँ जमा कराने के लिए, मैं करीब तरीन किसी भी ब्रांच में चला जाऊँ और वहां जाके जमा करा दूं, मेरे अकाउंट में पैसे जमा हो जाएंगे। Now the question arises, which one is electronic and e-banking and which one is online banking? The first one is e-banking and the second one is online banking. Online banking का मतलब ये होता है बेटा कि you can make the transactions, you can have withdrawals, you can make deposits from any branch of the same bank, irrespective of its area. ये मतलब होता है ऑनलाइन बैंकिंग का। और ई बैंकिंग का मतलब होता है परफॉर्मिंग बैंकिंग ट्रांजैक्शंस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मींस वाया इंटरनेट। बात समझ आई बेटा कि ई बैंकिंग के अंदर आप अपने गैजेट को यूज करके घर बैठ के ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, ऑफिस में बैठ के ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, 24 आवर्स 24/7 आप उसको यूज कर रहे हो। Whereas online banking का मतलब होता है you don't need to visit your concerned branch, you may visit any branch of the same bank for deposits and withdrawal. सर क्या ये any branch of the same bank सिर्फ कराची में अप्लाई होगा, सिर्फ एक शहर में? नहीं बेटा, पूरा पाकिस्तान में आप किसी भी शहर में मौजूद है, आपकी बैंक की ब्रांच जो भी करीब तरीन है, आप वहाँ विजिट करें, वहां से कैश विड्रॉ करें, वहां जाके डिपॉजिट करवाएं कैश। आपसे कोई ना एडिशनल चार्ज लिया जाएगा, ना आपसे ये पूछा जाएगा सर आप हमारी ब्रांच में क्यों आए, आप अपनी ब्रांच में जाइए। आप कहेंगे मैं तो लाहौर में आया हुआ हूँ, मैं कराची जाऊँ ब्रांच में, वहां से विड्रॉ करवा के आऊँ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम क्यों मौजूद है, उसको मैं यूज करूंगा। ऑनलाइन बैंकिंग मीन्स बैंकिंग इन विच you can make the transactions from any branch of the same bank, whereas electronic banking means you can have banking facility via internet by using your gadget through URL और mobile application। समझ आई बात बेटा? ये है डिफरेंस ऑनलाइन और ई बैंकिंग का। अब इसको थोड़ा सा समाप्त करते हैं। सर अगर मैं ये बात डिस्कस करूं आपसे कि वो जो ऑनलाइन बैंकिंग है कि जिसमें मैं किसी भी ब्रांच में चला जाता हूं तो वो बैंकर मुझसे कैश भी एक्सेप्ट कर लेता है, मेरे अकाउंट में जमा कर देता है, मुझसे कैश ले भी लेता है, डिपॉजिट भी हो जाता है, विड्रॉ भी हो जाता है, तो सर इसका मतलब है कि सारी ब्रांचेस बैंक की एक सर्वर से कनेक्टेड हैं और वो सर्वर भी इंटरनेट के थ्रू ही चल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑनलाइन बैंकिंग इज अ टाइप ऑफ ई बैंकिंग। ये भी बात सही है क्योंकि वो जो ऑनलाइन बैंकिंग परफॉर्म कर रहा है, आप शारा फैसल पर बैठ के जौहर के ब्रांच से बजाय उसी ब्रांच में ट्रांजैक्शन कर रहे हो, घर पर बैठ के ट्रांजैक्शन कर रहे हो, दोनों केसेस के अंदर आपको इंटरनेट की जरूरत है। इंटरनेट घर बैठ के भी चाहिए होगा ट्रांजैक्शन के लिए, इंटरनेट उस ब्रांच में भी चाहिए होगा सर्वर से कनेक्ट होने के लिए। यस, लेकिन ये 2 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं ऑनलाइन और ई बैंकिंग के। ऑनलाइन बैंकिंग का मतलब किसी भी ब्रांच में जाके विजिट करो, ट्रांजैक्शन कर लो, कोई मसला नहीं है। 2013 यानी कि 7 साल पुरानी बात है, तकरीबन 8 साल पुरानी बात है। एक अकाउंट खुलवाया था मैंने मीजान बैंक के शारा फैसल ब्रांच में, ठीक हो गया जी। लेकिन उस ब्रांच में मैं हार्डली 2 या 3 दफा विजिट किया होगा मैंने, उसके बाद कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। डिफरेंट ब्रांचेस से ट्रांजैक्शंस कर ली, कोई मसला नहीं हुआ।
तो सर फिर किसी एक ब्रांच में जाने की जरूरत क्यों है? जरूरत यह है कि आपको अकाउंट खुलवाने के लिए किसी ना किसी ब्रांच में विजिट करना पड़ेगा और उसी ब्रांच में आपका अकाउंट खुलेगा। तो सर फिर उस ब्रांच में जाने की कब कब जरूरत पड़ती होगी हमें? जब आपको चेकबुक चाहिए और बैंक आपके पोस्टल एड्रेस पे नहीं भिजवा रहा तो आपको वहां जाके चेकबुक कलेक्ट करनी पड़ेगी। जब चेकबुक की रिक्वेस्ट देनी है, चेकबुक खत्म हो जाती है, भाई मुझे दूसरी चेकबुक चाहिए, तो वो मैं उसी ब्रांच में जाके रिक्वेस्ट दूंगा जिस ब्रांच में मेरा अकाउंट खुलवाया गया है। एटीएम कार्ड और डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड अगर मुझे चाहिए तो भी मुझे उसी ब्रांच में जाना पड़ेगा, अगर वो मेरे पोस्टल एड्रेस पे नहीं भेजते तो आपकी ब्रांच में आपको चेकबुक के लिए जाना पड़ेगा, कार्ड्स, एटीएम डेबिट कार्ड्स के लिए जाना पड़ेगा। और अगर उसके लिए भी आप कहते हैं कि भाई मेरे पोस्टल एड्रेस पे भेज दें, बैंक पोस्टल एड्रेस पे भेज देगा, उसके लिए भी जाने की जरूरत नहीं है। तो बेटा क्लियर हुआ कि ऑनलाइन बैंकिंग किस चिड़िया का नाम है और ई बैंकिंग किस कॉन्सेप्ट को कहते हैं? यस बेटा मुझे बताइए चैट के ऊपर, आई एम वेटिंग फॉर यू। अब कभी कोई कहे कि ऑनलाइन बैंकिंग का मतलब क्या होता है, तो आप उसको ये नहीं कहेंगे कि घर पर बैठ के बिल पे करना और ट्रांजैक्शंस करना, बल्कि डिफरेंट ब्रांचेस एक सर्वर से कनेक्टेड हैं और आप किसी भी ब्रांच से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑनलाइन बैंकिंग। और आप घर पे बैठ के, अपने ऑफिस में बैठ के, रोड पे बैठ के, कहीं भी बैठ के आप ट्रांजैक्शन करें, वो ई बैंकिंग कहलाती है। इज इट क्लियर इनफ? ओके जी, काफी सारे क्वेश्चन जवाब आ गए, बात समझ आ गई। ये दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स थे जो हमारे यहाँ जरा गलत जो है वो समझे जाते हैं। ऑनलाइन का मतलब होता है कि इस वक्त मैं ऑनलाइन हूँ तो मैं ऑनलाइन होकर सारे काम कर सकता हूँ। टेक्निकली तो आप गलत नहीं कह रहे, लेकिन बैंकिंग पर्सपेक्टिव के अंदर या जो हमारे यहाँ बैंकिंग परफॉर्म की जा रही है उसके अंदर इन दो कॉन्सेप्ट्स के बिल्कुल अलग अलग माने हैं। चले यहाँ तक तो बात समझ में आती है सर, ऑनलाइन और ई बैंकिंग भी हमने समझ लिया। अच्छा, अब कुछ और एक दो कॉन्सेप्ट्स आपके साथ शेयर करता हूँ। इसी तरह मोबाइल बैंकिंग है। अगर मैं अब आपसे क्वेश्चन करूं कि मोबाइल बैंकिंग इज अ काइंड ऑफ ई बैंकिंग और ऑनलाइन बैंकिंग, तो आप क्या जवाब देंगे? आई रिपीट, मोबाइल बैंकिंग इज अ काइंड ऑफ ई बैंकिंग और ऑनलाइन बैंकिंग, तो आप जवाब क्या देंगे बेटा? यस, मोबाइल बैंकिंग इज अ काइंड ऑफ ई बैंकिंग, करेक्ट। मोबाइल बैंकिंग का क्या मतलब होता है भाई? आप अपने मोबाइल फोन से एप्लीकेशन के थ्रू, यूजर आईडी, पासवर्ड और ओटीपी के थ्रू आप लॉग इन हो जाते हैं, ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। यस, इट्स अ काइंड ऑफ ई बैंकिंग। तो सर फिर इंटरनेट बैंकिंग क्या है? ये कोई अलग चीज है? भाई इंटरनेट बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग अगेन एक ही चीज है। तो अगर मैं मोबाइल बैंकिंग की बात करूं, अगर मैं ई बैंकिंग की बात करूं, अगर मैं इंटरनेट बैंकिंग की बात करूं, तो सर तीनों का मतलब एग्जैक्टली सेम होता है, राइट? ये तीन एक तरफ है, ऑनलाइन बैंकिंग एक तरफ है। इज इट क्लियर इनफ? यस। अच्छा जी, इसी तरह एक और कॉन्सेप्ट है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स आपके साथ इस वक्त मैं शेयर करूंगा। चलो मैं स्लाइड ऑन कर देता हूँ जो मैंने बंद कर दी थी। अच्छा जी, तो अभी मैंने जो डिस्कस किया आपके साथ, ये अभी बाद में डिस्कस करते हैं। ये ऑनलाइन बैंकिंग, ई बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ठीक हो गया जी। सर अब बात करते हैं एटीएम की। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज एटीएम? एटीएम का मतलब एनी टाइम मशीन। बिल्कुल एनी टाइम मशीन है ये, किसी भी वक्त ये इस्तेमाल हो सकती है। तो जो मशीन किसी भी वक्त इस्तेमाल हो सके उसे एनी टाइम मशीन कहा जाएगा। असल में क्या है? असल में ये ऑटोमेटेड टेलर मशीन। टेलर क्या होता है? अभी आपने बैंक बजट किया, डिफरेंट काउंटर्स बने हुए होते हैं बैंक के ऊपर। कभी वहां पे कैश काउंटर लिखा होता है, कभी वहां पे टेलर लिखा हुआ होता है। और कीजिएगा कभी किसी बैंक विजिट करें आप तो टेलर का मतलब होता है वो पर्टिकुलर काउंटर, वो पर्टिकुलर क्लर्क जो आपको बैंकिंग ट्रांजैक्शन में हेल्प कर रहा है, आपको सपोर्ट कर रहा है डिफरेंट ट्रांजैक्शंस को परफॉर्म करने में।
अब यही टेलर हो जाए ऑटोमेटेड, यानी इंसान के बजाय मशीन आ जाए, सिस्टम आ जाए, तो वो एटीएम बन जाएगा। अब हम एक और थोड़ा सा मिसकंसेप्शन, भाई मेरे पास कैश इस वक्त नहीं है, कार्ड मौजूद है, और आप मुझे कहते हो कि कैश चाहिए, बैंक इस वक्त बंद हो चुका है, बराबर में बैंक के एक बूथ होता है जिसमें एक मशीन लगी होती है। मैं कहता हूँ कहा जा रहा हूँ यार, जरा एटीएम मशीन से पैसे निकलवाने जा रहा हूँ, कहा जा रहा हूँ एटीएम मशीन से पैसे निकलवाने जा रहा हूँ। भाई एटीएम में आखिरी जो एम है वो मशीन ही को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये ऐसे ही कहना है जैसे मैं ऑटोमेटेड टेलर मशीन में पैसे निकलवाने जा रहा हूँ। हो जाता है कभी कभी स्लिप ऑफ टंग, हमसे भी हो जाता है कभी, यार वो एटीएम मशीन काम नहीं कर रही है सर आपकी। कभी आप बैंक गए, आपने एटीएम बूथ में गए, वहां पे लिखा हुआ है दिस मशीन इज आउट ऑफ ऑर्डर राइट नाउ। आप फौरन से बैंक के अंदर आए, अगर उसमें बैंक खुला हुआ है तो आप कहते हैं ऑपरेशन मैनेजर से सर वो एटीएम मशीन काम नहीं कर रही आपकी। अरे भाई उससे कहिए एटीएम काम नहीं कर रहा, क्या कहें ऑटोमेटेड टेलर मशीन काम नहीं कर रही है। हम क्या कहते हैं एटीएम मशीन काम नहीं कर रही है। तो जरा गौर करें तो उस तरह समझ में आता है कि एटीएम मशीन कोई लफ्ज नहीं है, या तो आपका एटीएम काम नहीं कर रहा या आपने ऑटोमेटेड टेलर मशीन काम नहीं कर रही है। अब सवाल ये कि सर ये एटीएम है क्या? सर एटीएम से हम कैश विड्रॉ कर लेते हैं। जी बिल्कुल, इनिशियली ये मशीन कैश विड्रॉवल के लिए ही आई थी, फिर उसके बाद उसको मजीद ऑप्शंस भी दे दिए गए। मेरा नहीं ख्याल कि आप में से क्लास में जो बैठा है, अगर उसने कभी एटीएम को इस्तेमाल किया है तो कैश विड्रॉवल के अलावा शायद ही कोई फंक्शन उसने परफॉर्म किया हो। सर एटीएम से होता क्या है? एटीएम से वो ऑलमोस्ट सारे फंक्शंस परफॉर्म हो सकते हैं जो आप ई बैंकिंग में परफॉर्म कर रहे हैं घर पर बैठ के। जैसे कि एटीएम से आप अपने अकाउंट का करंट बैलेंस मालूम कर सकते हैं। जी सर बिल्कुल मालूम कर सकते हैं। एटीएम से आप फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एटीएम से आप मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं रीसेंट ट्रांजैक्शंस के बारे में, पिछली 8 ट्रांजैक्शंस की वो हिस्ट्री दे देता है आपको, सिर्फ अमाउंट बताएगा और प्लस माइनस बताएगा, बस और कोई डिटेल नहीं बताएगा। तो वो उसकी स्लिप होती है, उससे ज्यादा उसमें आ भी नहीं सकता कि भाई आपने लास्ट 8 ट्रांजैक्शंस जो की है उसमें कितना डिपॉजिट करा है, कितना विड्रॉवल हुआ है, ये भी आप पता कर सकते हैं। मोबाइल टॉप अप भी कर सकते हैं, यूटिलिटी बिल भी पे कर सकते हैं एटीएम से। जी बिल्कुल, एटीएम से सारे काम हो सकते हैं। लेकिन चूंकि हम जब एटीएम में जाते हैं तो हमें सबसे बड़ा थ्रेट यही होता है कि हम यहाँ से कैश लेके हमें फौरन भागना है, और यही होता है एग्जैक्टली। अगर अनलेस एंड अनटिल आप किसी मॉल में हो या किसी ऐसी सिक्योर्ड प्लेस के ऊपर है जहाँ तसल्ली से एटीएम इस्तेमाल कर सके तो ठीक है, अदरवाइज मैं अपनी बात करूं अगर मैं जब एटीएम में जाता हूं तो इट टेक्स अराउंड 35 to 55 सेकेंड्स बस। कार्ड इंसर्ट करना होता है, बटन दबाना होता है, पिन कोड एंटर करना होता है, कैश का सिलेक्शन करनी होती है, अमाउंट सेलेक्ट करना होता है और सीधा सीधा कैश आ जाता है भाई उसमें से। चले अगर आप सेफर साइड की बात कर ले तो 1.5 मिनट लगता है मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं लगता। कभी कभी जिस बैंक के सिस्टम या एटीएम बहुत पावरफुल होता है, सिस्टम बड़ा स्ट्रांग होता है, तो मुझे याद है मैंने 45 सेकंड में भी कैश विड्रॉ करवाया है और बिल्कुल हो जाता है। तो हमारी कोशिश होती है जल्द से जल्द कुछ बाहर निकले और जिस पर्पस के लिए वो कैश निकलवाया है, अगर आना है, ऑफिस जाना है या किसी को पे करना है या शॉप पे जाना है, फौरन से निकले वहां से। तो हम एटीएम को भूत बंगला समझते हैं बेसिकली, कोई ऐसा मरकज, कोई ऐसी जगह जहाँ पे जिन्नात ने कब्जा किया हुआ हो कि भाई भागो यहाँ से फौरन। तो एटीएम से ये सारे फंक्शंस परफॉर्म हो सकते हैं। जी बिल्कुल सर, ये सारे फंक्शंस परफॉर्म हो सकते हैं। अब यहाँ से एक और कॉन्सेप्ट की जानिब चलते हैं। एटीएम तो आप सबने सुना होगा, पढ़ा होगा, यूज भी किया होगा। सर एक और भी तो मशीन होती है, वो भी तो बताएं। सीडीएम सुना है कभी? सीडीएम के बारे में सुना है बेटा कभी? सीडीएम का मतलब क्या होता है?
आपके साथ में डिस्कस करता हूँ। सीडीएम का मतलब होता है कैश डिपॉजिट मशीन। सीडीएम का मतलब होता है कैश डिपॉजिट मशीन है। मतलब सर मशीन से डिपॉजिट भी हो जाएगा कैश? जी बिल्कुल हो जाएगा सर। हमने तो हमेशा ये देखा कि मशीन से कैश आता है, कैश जाता तो नहीं है उस मशीन में। तो बेटा जिस मशीन से कैश आता है उसको तो एटीएम कहते हैं, जिस मशीन में कैश जाता है उसे सीडीएम कहते हैं। पाकिस्तान में ये कॉमन नहीं है। दो डिफरेंट बैंक्स में मैंने देखी अब तक ये मशीन, और वो भी एटीएम बूथ में नहीं देखी। होता क्या है बेसिकली कि आपको जो कैश विड्रॉ करवाना है तो आप 24/7 किसी भी टाइम विड्रॉ कर सकते हैं थ्रू एटीएम। तो सर मुझे कैश डिपॉजिट कराना है तो मुझे उसकी भी तो फैसिलिटी मिलनी चाहिए। तो उसके लिए बैंक्स ने सीडीएम नाम से एक मशीन लॉन्च की, कैश डिपॉजिट मशीन। इसमें चेक भी डिपॉजिट हो जाता है, कैश भी डिपॉजिट हो जाता है 24/7। अगर वो मशीन बूथ में अवेलेबल है, आप जाएं उस मशीन में और कैश डिपॉजिट का फंक्शन सेलेक्ट करें, अकाउंट नंबर एंटर करें, कैश रखें, वो कैश एक्सेप्ट कर लेगा, उसके बदले रिसीट दे देगा, रसीद निकाल के दे देगा आपको। जिस तरह से आपने वेंडिंग मशीन हो सकता है कभी इस्तेमाल की हो, हॉस्पिटल्स में होती है वेंडिंग मशीन, एयरपोर्ट्स के ऊपर होती है वेंडिंग मशीन, पेट्रोल पंप्स पे होती है। उसके अलावा भी अगर किसी ने किसी और जगह देखी है तो मुझसे शेयर कर ले। मैंने तो ये 3 जगह पे ये मशीन देखी है। सर क्या होता है, वो नहीं होती शीशे वाली मशीन, उसमें चीजें रखी होती हैं, साथ में अमाउंट लिखा होता है, साइड पे लिखा होता है कि आप बटन दबाएं कि आपको कौन सा इसमें से जो प्रोडक्ट चाहिए, अगर आप कैश उसमें रखें वो कैश एक्सेप्ट करेगा और नीचे से प्रोडक्ट आ जाएगा और वो चेंज भी आपको दे देगा। उसमें वेंडिंग मशीन कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह वो सीडीएम होती है कि आप उसमें कैश रखें, वो आपको अकाउंट नंबर एंटर करें, कैश रखें, वो आपको रिसीट दे देगा, अकाउंट नंबर एंटर करें, चेक रखें, वो आपको रिसीट दे देगा। यानी बैंक जाने की जरूरत नहीं है, बैंकिंग आवर्स की जरूरत नहीं है। सीडीएम को इस्तेमाल करें, कैश भी डिपॉजिट करें, चेक भी डिपॉजिट करें। पाकिस्तान में कॉमन नहीं है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने काफी सालों पहले ये मशीन लॉन्च की थी और आज भी मैंने स्टैंडर्ड चार्टर्ड की ब्रांचेस के अंदर देखी है वो मशीन। एटीएम बूथ में नहीं है वो। आई डोंट नो उनके क्या रीजन है। उन्हीं तो वो बूथ में चाहिए क्योंकि उसका मकसद यही है कि मैं 24/7 विड्रॉ डिपॉजिट करवा सकूं कैश और चेक। तो मैंने ब्रांच के अंदर देखी है सीडीएम, और मैंने बैंक अल हबीब के ब्रांचेस के अंदर सीडीएम देखी है। कभी जाए इत्तेफाक हो तो देखिएगा जरूर। इस्तेमाल करने का मेरा इत्तेफाक नहीं हुआ अब तक, लेकिन देखी जरूर है। तो उसको कहते हैं बेटा सीडीएम, कैश डिपॉजिट मशीन। इसमें चेक भी डिपॉजिट हो जाता है। कुछ लोग उसको चेक डिपॉजिट मशीन भी कहते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी है, लेकिन ज्यादा कॉमन नाम इसका कैश डिपॉजिट मशीन है। अच्छा बेटा, अब आगे बढ़ते हैं। जब मैंने एटीएम की बात की आपसे तो मैंने वर्ड यूज किया पिन कोड। पिन कोड, पिन का क्या मतलब होता है? पिन का मतलब किसी को पता है? व्हाट इज PIN? ये किसका एब्रिविएशन है? जी बेटा, पिन का एब्रिविएशन किसी को पता है? 4 डिजिट पिन एंटर करते हैं। यस, हसन। अच्छा ये हसान है या हसन है? पहले इसको करेक्ट कर दो बेटा, ताकि मैं आपको बस सही प्रोनाउंस करूं। पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, एग्जैक्टली। अच्छा, अब इसमें भी वो एक हमारा पोस्टल इंडेक्स नंबर नहीं, मेरा बच्चा, पेन PIN यानी जो पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर है ना, वो इस्तेमाल होगा यहाँ पे वर्ड। अब अगेन जिस तरह हम एटीएम मशीन कहते हैं इसी तरह हम पिन नंबर कहते हैं। भाई इट्स नॉट अ पिन नंबर, इट्स अ पिन कोड। या तो आप कहें भाई पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, या आप कहें पिन। सिंपल, पिन एंटर करें, पिन नंबर एंटर करें। अरे भाई पिन नंबर में ऑलरेडी नंबर मौजूद है तो पिन नंबर कहने की जरूरत नहीं है। पिन कोड कह ले, सीधी सी बात।
कि 4 डिजिट होता है, यस। अब आप जब कार्ड इंसर्ट करते हो ना, एटीएम कार्ड इंसर्ट करते हो मशीन के अंदर, तो आपको पिन एंटर करना होता है। जब आप पिन एंटर करते हो तो आप एक्सेस कर सकते हो अपना पूरा एटीएम। सवाल ही पैदा होता है सर, अगर मैं पिन पिन कोड भूल जाऊं तो? भाई अगर मुझे पिन कोड याद नहीं है तो क्या मैं एटीएम यूज नहीं कर सकता? आज से कुछ अरसा पहले तक आप वाकई यूज नहीं कर सकते थे, कुछ सालों पहले तक, लेकिन अब बिल्कुल आप इस्तेमाल कर सकते हैं विदाउट योर पिन कोड। अच्छा, 1 डेढ़ मिनट रह गया, मीटिंग एंड हो जाए तो रीज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। कभी कभार मैं फ्लुएंसी में बोलता चला जाता हूँ, अचानक से मीटिंग एंड हो जाती है, तो आप फौरन से रीज्वाइन कर लीजिएगा। अब सवाल ही पैदा होता है कि आप कह रहे हैं सर, पिन कोड के बगैर मैं एटीएम कैसे एक्सेस कर सकता हूँ? तो भाई बैंकिंग सिस्टम ने बायोमेट्रिक्स का एक सिस्टम लॉन्च किया, और उसके तहत आपसे ये कहा कि भाई आपको पिन कोड याद रखने की जरूरत नहीं है, आप कार्ड इंसर्ट करें, हम अपना रखें उस मशीन के ऊपर, और आप एटीएम के सारे फंक्शंस परफॉर्म करें। क्या सर ये हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। उसके बाद बैंक इस्लामी पाकिस्तान लिमिटेड ने एक और इससे भी एडवांस वर्जन लॉन्च किया। उसने कहा कि अब सर आपको एटीएम कार्ड की भी जरूरत नहीं है, आप बस एटीएम बूथ आ जाएं, अपना थंब इम्प्रेशन रखें, और आप बैंकिंग की फैसिलिटीज एंजॉय करें। अच्छा जी, तो मैं आपसे कह रहा था कि बैंक इस्लामी पाकिस्तान लिमिटेड ने, अच्छा जरा जल्दी लोग और भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, लास्ट टाइम 30+ थे, अभी फिलहाल 24 है। आ जाए सारे, फिर मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ।
ओके जी, तो सिलसिला वहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो मैं आपसे कह रहा था कि बैंक इस्लामी पाकिस्तान लिमिटेड ने पाकिस्तान के अंदर आपको ये सहूलत दी कि आप अपने एटीएम विजिट करें। यू डोंट नीड टू कैरी योर एटीएम कार्ड, जस्ट विजिट द एटीएम बूथ, have your fingerprints on biometric machine, and you can access the ATM and you can avail the facilities of ATM। ये तो बड़ी जबरदस्त बात है सर। इसको कहते हैं क्या? इसको कहते हैं बायो बैंकिंग, BIO, बायो बैंकिंग, यानी कि बायोमेट्रिक से निकला है बायो। ये तो पिछले कुछ साल पहले कंपलसरी किया ना कि हर अकाउंट होल्डर का बायोमेट्रिक होना चाहिए। बैंक इस्लाम में उससे पहले आपके बायोमेट्रिक्स भी ले लेता था ताकि वो आपको ये फैसिलिटी दे सके। उसके बायोमेट्रिक्स नहीं हुए होते थे, डेफिनेटली ही कैन नॉट अवेल बैंकिंग सर्विसेज थ्रू एटीएम बाय मींस ऑफ बायोमेट्रिक्स। उससे अपना कार्ड से कर सकता था। अब यहाँ से एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूँ, एक सिनेरियो दे रहा हूं मैं आपको। आप एक शॉपिंग सेंटर में मौजूद है, शॉपिंग मॉल में मौजूद है फॉर एग्जाम्पल, या किसी भी मार्केट के अंदर मौजूद है। कैश आपके पास हो चुका है काफी, आपको कैश की जरूरत है। एटीएम कार्ड जरूर रखा है आपके पास, अलबत्ता डेबिट कार्ड भी रखा है आपके पास, अलबत्ता। डेबिट कार्ड क्या होता है इस पे एक अलग बहस करेंगे, फिलहाल मैं एटीएम को फोकस कर रहा हूँ। तो वो जो शॉपकीपर वो कहता है सर कैश दें तो मैं आपको सामान दूंगा। अब कहता है भाई कैश तो खत्म हो गया मेरे पास। आप कहता है आप एटीएम से ड्रॉ करा के दे। अब आपने अपना कार्ड देखा, आपका कार्ड है फॉर एग्जाम्पल HBL का। अब आप मार्केट से निकले या उस मॉल में आपने नजर दौड़ाई। यूजुअली शॉपिंग मॉल्स के अंदर एटीएम मौजूद होते हैं, तो आप एटीएम की तलाश में निकले। आपने ग्राउंड फ्लोर, बेसमेंट, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर तक तलाश कर लिया। फूड कोर्ट में भी चले गए, नहीं मिला कोई HBL का एटीएम कहीं। फिर आप मॉल से बाहर निकले, आपने सीधे हाथ पे नजर दौड़ाई, आपने उल्टे हाथ पे नजर दौड़ाई, सीधे हाथ के काफी दूर आपको HBL नजर आ रहा है। आप वहां तक चल के गए, वहां से आपने कैश निकलवाया, निकलवा के आप वापस मॉल में आए। मॉल में आके आप उस शॉप के सामने गए, दुकान बंद हो चुकी थी। है जी, ये क्या हुआ सर? ये तो गड़बड़ हो गई। तो क्या ये जरूरी है कि मैं HBL का कार्ड HBL ही की मशीन में इस्तेमाल करूं? भाई अगर मेरे नजदीक किसी और बैंक का एटीएम मौजूद है तो क्या मैं उससे विड्रॉ नहीं कर सकता? सर मैं बिल्कुल उससे विड्रॉ कर सकता हूँ। तो सर ये क्या बात हुई? है तो HBL का कार्ड, अकाउंट मेरा HBL में, और मैं जो UBL की मशीन से कैश विड्रॉ कर रहा हूँ। ये कैसे पॉसिबल है? ये बिल्कुल पॉसिबल है बेटा। तो सर इसका मतलब फिर मैं HBL का चेक लेके UBL में चला जाऊँ तो वो भी मुझे कैश दे देंगे? नहीं, वो कैश नहीं देंगे। उसके लिए फिर आपको सिर्फ HBL की ब्रांचेस में जाना पड़ेगा, जिसको मैंने ऑनलाइन बैंकिंग के नाम से समझाया आपको। लेकिन सर एटीएम कार्ड किसी भी एटीएम में चल सकता है, और इस सिस्टम को कहते हैं वन लिंक सिस्टम। मैं कहता है भाई वन लिंक सिस्टम। चैट पर लिखते हैं, अच्छा भी लिख देता है चैट। अगर आप इस वक्त मेरे सामने होते तो मैं आपको कार्ड भी दिखाता और उस पर लिखा हुआ वन लिंक भी दिखाता। वन लिंक। तो सर ये तो बड़ी जबरदस्त बात है कि मैं किसी भी बैंक के एटीएम में अपना कार्ड इंसर्ट करता हूँ, पिन कोड एंटर करता हूँ, कैश विड्रॉ करा लेता हूँ। अच्छी जरूर बात है, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ चार्जेस हैं सर इसके। अगर आप अपने बैंक के अलावा किसी और बैंक से विड्रॉ करेंगे तो आपको 18 से लेके 35 रुपए तक एडिशनल पे करना होगा। वो डिपेंड करता है बैंक चार्जेस के ऊपर। 18 से लेके 35 रुपए तक एडिशनल चार्ज होंगे आपके अकाउंट से जितने पैसे आप विड्रॉ करेंगे। 20,000 विड्रॉ करेंगे, 20,000 पूरे आएंगे मशीन से, लेकिन 20,000 18 रुपए माइनस हो जाएंगे आपके अकाउंट से। और आप वो सारी फैसिलिटीज अवेल नहीं कर सकते जो आप अपने एटीएम में करेंगे। यानी यहां सिर्फ आप कैश विड्रॉ कर सकते हैं बस, और कुछ नहीं होगा। लेकिन सर फैसिलिटी तो है ना कि मुझे अपने बैंक का एटीएम तलाश करने की जरूरत नहीं है, मैं किसी भी बैंक के एटीएम से ट्रांजैक्शन कर सकता हूँ। दैट इज कॉल्ड वन लिंक। अरे ये बात समझो बेटा, थोड़े से शायद ज्यादा कॉन्सेप्ट्स हैं या ज्यादा पढ़ा रहा हूँ आपको ऐसा लग रहा है तो बता दीजिएगा।
शुरू की क्लासेस में तो आपकी बात मैं मान लेता हूँ कि अच्छा ठीक है भाई, थोड़ा सा हल्का हाथ रखते हैं। तो पिन की बात की मैंने, सीडीएम की बात की, वन लिंक की बात की, बायो बैंकिंग की बात की, आखिरी यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपके सामने लिखा हुआ है जिसका नाम है आईबीएफटी। आईबीएफटी क्या है? ये भी एक बहुत कॉमन टर्मिनोलॉजी है जो यूज की जाती है। अगेन आईबीएफटी इज परफॉर्म थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, यानी कि ई बैंकिंग का काम है ये। और आईबीएफटी का मतलब क्या? आईबीएफटी का मतलब है बेटा इंटर बैंक फंड ट्रांसफर। दैट मीन्स आप मेरे एक सप्लायर है, मैं आपसे गुड्स खरीदता हूँ, मुझे आपको पेमेंट करनी है, आपका अकाउंट यूबीएल में है, मेरा अकाउंट एचबीएल में है। आप मुझे कहते हैं सर पेमेंट ट्रांसफर कर दें, तो मैं अपना लैपटॉप ऑन करता हूँ, अपने मोबाइल, अपने यूजर आईडी पासवर्ड एंटर करता हूँ उस वेबसाइट के अंदर और आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देता हूँ और उसी वक्त पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। इसको कहते हैं आईबीएफटी। ये भी बहुत कॉमन इस्तेमाल होती है टर्मिनोलॉजी। जो देखिए बैंकिंग में तो पता नहीं 50,000 टर्मिनोलॉजीज होंगी, सब डिस्कस करने लगूंगा ना तो बेटा 2 साल भी कम पड़ जाएंगे। तो मैं वो टर्मिनोलॉजी डिस्कस कर रहा हूँ जिसका डायरेक्ट ताल्लुक आपकी बैंकिंग से है या बेसिक बैंकिंग से, यूज समझ लीजिए। तो आईबीएफटी इंटरबैंक फंड ट्रांसफर का नाम है और इस पर आपको चार्जेस देने पड़ते हैं एडिशनल। अगर आप एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर करते हैं, पैसे उसी वक्त ट्रांसफर हो जाते हैं, आपको कुछ एडिशनल पेमेंट देनी होती है। लास्ट ईयर कोविड की वजह से आपके वजीर आजम साहब ने अनाउंस किया था कि आईबीएफटी का चार्जेस नहीं होंगे, नहीं है वाकई। इसका पूरा साल नहीं लिया गया और इस साल भी मैंने भी रिसेंट ट्रांजेक्शन की है तो उसमें भी चार्जेस नहीं कटे, वरना इसके अच्छे खासे चार्जेस डिडक्ट हो जाते हैं आपके अकाउंट से। तो बेटा ये थी आईबीएफटी की कहानी। बायो बैंकिंग, वन लिंक, सीडीएम, एटीएम, पिन कोड और क्या था बेटा, ऑनलाइन बैंकिंग, ई बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग। यहाँ तक कुछ बात सवाल है तो पूछ लीजिए बेटा, वरना मैं आपको सिर्फ 3 और कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा फिर क्लास बंद कर दूंगा। आईबीएफटी रिपीट कर दे, आईबीएफटी रिपीट कर देता हूँ बेटा। मेरा अकाउंट जो है वो अलबरका बैंक में है और आपका अकाउंट जो है वो यूबीएल में है। आपको मुझे एक पेमेंट ट्रांसफर करनी है। अगर मैं आपको चेक देता हूँ और चेक आप अपने अकाउंट में जमा कराते हैं तो उसको 2 से 3 दिन लगते हैं पैसे आने में। वो एक पूरा प्रोसीजर होता है जिसको क्लियरिंग प्रोसीजर कहते हैं। लेकिन अगर मैं मोबाइल फोन या लैपटॉप की मदद से आपको पैसे ट्रांसफर करता हूँ तो पैसे उसी वक्त ट्रांसफर हो जाएंगे आपके अकाउंट में और उसको आईबीएफटी कहते हैं, यानी इंटर बैंक फंड ट्रांसफर। इंटर का मतलब होता है 2 डिफरेंट लोगों के दरमियान, 2 डिफरेंट चैनल्स के दरमियान, 2 डिफरेंट सिस्टम्स के दरमियान, 2 डिफरेंट बैंक्स के दरमियान। इंटर का वर्ड जब भी आते समझ जाना 2 वेरिएबल्स की बात हो रही है, ठीक है। तो आपके अकाउंट में मैंने इमीडिएटली अलबरका बैंक के अकाउंट से ट्रांसफर कर दी है और मुझे उस पर एडिशनल पेमेंट करनी पड़ी जिसको चार्जेस कहा जाता है, बैंक चार्जेस। बायो बैंकिंग का मतलब है कि आप अपने बायोमेट्रिक्स को, अपने अंगूठे को इस्तेमाल करके बैंकिंग की फैसिलिटीज अवेल करें। आईबीएफटी बेटा ओपन कर दी है मैंने, आप देख लीजिए, ठीक है। अच्छा जी, तो ये तो 2 सवाल थे, मैंने उनका जवाब दे दिया आपको। अब 3 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स मजीद डिस्कस करते हैं। बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, इतनी लंबी चौड़ी नहीं होगी इंशाल्लाह उसमें। अच्छा जी, अब आते हैं ये 3 पॉइंट्स जिनका नाम है बैंकर, कस्टमर और इंटरेस्ट। देखिए बैंकर कौन होता है? आप बैंक जब जाते हो तो सिक्योरिटी गार्ड से लेकर जेनेटोरियल स्टाफ तक आपको डिफरेंट लोग मिलते हैं। सिक्योरिटी गार्ड भी मिलता है, अंदर जाते हो तो कैशियर भी होता है, आप अंदर जाते हो तो ऑपरेशन मैनेजर भी होता है, रिलेशनशिप मैनेजर भी होता है, ब्रांच मैनेजर भी होता है, वेल्थ मैनेजर भी होता है, उसके अलावा फाइनेंस का डिपार्टमेंट भी बना हुआ होता है, क्रेडिट का डिपार्टमेंट भी होता है, रिस्क एनालिसिस का डिपार्टमेंट भी होता है, फिर आपको जेनिटोरियल स्टाफ भी मिलता है, फिर वहाँ पे फोटोकॉपी करने वाले हजरात भी होते हैं, चाय पानी पिलाने वाले हजरात भी होते हैं, हेल्पिंग स्टाफ में कहता हूँ नॉर्मली उनको, आप कुछ भी नाम देते हैं उसको। तो ये सारे लोग बैंक में काम कर रहे हैं। सर इनमें बैंकर कौन है? बैंकर बेटा वो है जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन या बैंकिंग बिजनेस में किसी ना किसी तरह अपना पार्ट प्ले कर रहा है। सर वो जो कैशियर बैठा है वो बैंकिंग ट्रांजैक्शन में हेल्प कर रहा है, जी बिल्कुल, वो आपको विड्रॉ करके दे रहा है, उसमें आप कैश डिपॉजिट करवा रहे हो, तो वो बैंकर है, बिल्कुल बैंकर है। लेकिन सर वो जो सिक्योरिटी गार्ड मौजूद है उसका ताल्लुक बैंकिंग की किसी ट्रांजैक्शन से नहीं है, तो वो बैंकर नहीं है। इसी तरह वो जो
हेल्पिंग स्टाफ होता है, जो सफाई वगैरह कर रहे होते हैं, जो चाय पिला के बना के दे रहे होते हैं आपको, जो पानी पिला रहे होते हैं, जो फोटोकॉपीज कर रहे होते हैं, दे आर आल्सो नॉट बैंकर्स। वो बैंक के एम्प्लॉय जरूर हैं लेकिन बैंकर्स नहीं है। बैंकर उस शख्स को कहा जाएगा जो किसी ना किसी तरह या तो डिपॉजिटिंग वाले चैनल से लगा हुआ हो, या विड्रॉवल या बोरोइंग वाले चैनल से लगा हुआ हो, या किसी सेकेंडरी फंक्शन के साथ अटैच्ड हो। सेकेंडरी फंक्शन क्या? वही बिल पेमेंट, बिल लेना वगैरह वगैरह, फी लेना। तो बैंकर उसको कहेंगे जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन में अपना पार्ट प्ले कर रहा है, बैंकिंग सिस्टम के अंदर अपना पार्ट प्ले कर रहा है, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को एग्जीक्यूट कर रहा है, और कोई बैंकर नहीं है। राइट? डिफरेंट मैनेजर्स होते हैं, मैं उनके नाम लिख देता हूँ चैट के ऊपर ताकि कभी इत्तेफाक हो तो अंदाजा हो जाए आपका। ऑपरेशंस मैनेजर और ब्रांच मैनेजर, ये तो आपको हर बैंक में मिलेंगे। इस्लामिक बैंक्स के अंदर आपको वेल्थ मैनेजर भी मिलते हैं, रिलेशनशिप मैनेजर भी मिलते हैं आपको, कैशियर्स भी मिलते हैं आपको, फाइनेंस का डिपार्टमेंट भी आपको मिलता है, क्रेडिट का डिपार्टमेंट भी आपको मिलता है। तो ये सारे बैंकर्स कहलाते हैं। अब सवाल ये कस्टमर कौन है? सर कस्टमर वो है जिसने बैंक में अकाउंट खुलवाया है, जिसका बैंक में अकाउंट मौजूद है, वो कस्टमर है। तो इसका मतलब ये हुआ सर कि मेरा अकाउंट अगर अलबरका बैंक में मौजूद है तो मैं अलबरका बैंक का कस्टमर हूँ। जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। मेरा अकाउंट यूपीएल में है तो मैं यूपीएल का कस्टमर हूँ, ये भी बात सही है। आपका अकाउंट एचबीएल में, आप एचबीएल के कस्टमर है, ये भी बात बिल्कुल सही है। लेकिन सर मैं बिल जमा कराने तो किसी भी बैंक में घुस जाता हूँ। मेरा अकाउंट एचबीएल में है, मैं यूबीएल में चला जाता हूँ, मैं अल्फला में चला जाता हूँ, मैं निजाम में चला जाता हूँ बिल जमा कराने। तो क्या मैं उनका कस्टमर हूँ? नहीं बेटा, मैं उनका कस्टमर नहीं हूँ, लेकिन वो फिर भी मुझे कस्टमर ही ट्रीट करता है। यानी अगर रश लगता है ना तो ब्रांच मैनेजर आके कहता है हाँ भाई कस्टमर का रश क्यों लगा हुआ है? अब उसमें कोई बिल जमा कराने वाला भी होगा, कोई अकाउंट होल्डर भी होगा, कोई अकाउंट होल्डर नहीं भी होगा। लेकिन अगर आप बैंक की बुक की बात करेंगे, बैंकिंग की बुक की बात करेंगे, तो बैंकिंग की किताबों में लिखा है कि कस्टमर इज दैट पर्सन हु हैज एन अकाउंट विद एनी बैंक, और वो उसी बैंक का कस्टमर कहलाएगा। तो सर बाकी जो बिल जमा कराने आते हैं, चेंज लेने आते हैं, फी जमा कराने आते हैं, उनको क्या कहा जाता है? बेटा उनको वॉक इन कस्टमर कहा जाता है। यानी ये आए हैं और चले जाएंगे, इनका ताल्लुक हमारे बैंक से नहीं है। ये आएंगे, अपनी सर्विसेज परफॉर्म करें, हम इनको अपनी सर्विसेज देंगे, उसके चार्जेस देंगे या चार्जेस नहीं होंगे, जो भी है सिलसिला, और वो चले जाएंगे। दे आर वॉक इन कस्टमर्स, दे आर नॉट आर जेन्युइन कस्टमर्स। बैंकर और कस्टमर की बात समझ आ गई बेटा? यहां तक कंफर्म कीजिए बच्चे। थोड़ा सा मैं तेज जा रहा हूँ, आई एग्री, लेकिन इस वक्त इन कॉन्सेप्ट में, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, तो बहुत ज्यादा फोकस करने से बोरियत होना शुरू हो जाती है, तो इसलिए थोड़ा सा मैं अपना पेस बढ़ा देता हूँ यहाँ पे। बैंकर कस्टमर तक बात समझ में आ गई बेटा? जल्दी जल्दी बताइए। शाबाश शाबाश शाबाश। ठीक है जी, तो काफी सारे बच्चों ने जवाब दिया कि यहाँ तक ठीक है, और मैं यहीं तक रख रहा हूँ। इंटरेस्ट की बात नहीं करेंगे सर? नहीं बेटा, इंटरेस्ट की बात अगर मैं शुरू करूंगा तो मुझे 10:30 बजे तक का टाइम चाहिए होगा आपका, उसकी डिटेल थोड़ी ज्यादा है। तो इंटरेस्ट से इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, और आई होप अब तक की बातें आपको समझ आ रही होंगी। नेक्स्ट क्लास में आपकी बेसिक्स का पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा, और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं टॉपिक नंबर 1 की तरफ चला जाऊंगा। अभी हमने फॉर्मल कोर्स स्टार्ट नहीं किया बेटा, अभी हम सिर्फ बेसिक्स की तरफ जा रहे हैं, बेसिक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं। थोड़ा सा क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस एक तो वैसे ही बहुत ज्यादा उसमें नहीं पढ़ाया जा सकता, एक इशू होता है। फिर दूसरी बात ये कि अभी आप कुछ में पेपर्स नहीं हुए फर्स्ट सेमेस्टर के, तो मैं वैसे ही हौला हाथ रखूंगा आपके ऊपर। तो हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में, बशर्ते जिंदगी और दस्तयाबी। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।